तो बच्चों जैसा कि हमने मैनलीव की मेरिट्स के बारे में पढ़ा था कि मैनलीव की मेरिट्स का मतलब है कि खूबियाँ क्या थीं, कि मतलब मैनलीव का नाम क्यों हुआ जबकि डोवेनियर अनसक्सेस हो गए। ऑक्टेव जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव था, ठीक है, वो भी अनसक्सेस हो गया। फिर जाके जब मैनलीव आए तो वो इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में इतने फेमस क्यों हुए, क्योंकि उनकी कुछ खूबियाँ थी, मेरिट्स थी। एक तो हमने पहली मेरिट्स आपको बता दी थी। सेकंड मेरिट्स के बारे में बात करें कि मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब हो गया बच्चों कि मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल पहले से उन्हें प्रिडिक्शन था इस बात का कि अगर आपका जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो उनकी पोजीशन के बेसिस पे उनको पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उनमें बच्चों जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जैसे कि गैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया और जर्मेनियम हो गया। तो इनको इस वे में प्रेडिक्शन किया गया था कि भाई ये बाद में भी ये जो मिलेंगे तो इनको हम कहाँ इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, इनको कहाँ पोजीशन किया जाएगा, कहाँ पे इनको प्लेस्ड किया जाएगा, रखा कहाँ जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ रखी थी ताकि अगर कोई नया एलिमेंट उन्हें मिलता है तो वो उस जगह में उसको प्लेस कर सकें। तो एक तो इनकी ये खूबी होगी। थर्ड खूबी थी कि मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। अब देखो इनकी एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी रही कि इन्होंने जब देखा नोबल गैसेस को, जब इन्होंने डिस्कवर्ड किया तो नोबल गैसेस को दे वर डिस्कवर्ड, नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। तो उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। और बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, क्योंकि ये क्या थी, केमिकली अनरिएक्टिव थी, यानी ये रिएक्टिव नहीं थी, कोई इनमें रिएक्शन नहीं था। तो इसीलिए जो अनरिएक्टिव गैसेस थी तो इनके लिए इन्होंने ग्रुप ही अलग बना दिया जिसका पिछले वाले एलिमेंट से या उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इनके में यही चीज़ तो मेरिट्स में आ जाती है कि एक तो प्रिडिक्शन अगर नए एलिमेंट्स का हो रहा है तो उन एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस्ड किया जाना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही जगह छोड़ रखी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में। दूसरा ये था कि जैसे ही उन्हें अनरिएक्टिव गैसेस के बारे में पता लगा, नोबल गैसेस के बारे में पता लगा, तो उन्होंने उसके लिए अलग से ग्रुप बना दिया, अलग से ग्रुप डिफाइन कर दिया, क्योंकि वो केमिकली अनरिएक्टिव थी। तो यही तो इनकी एक खूबी थी कि सारी नोबल गैसेस को एकोमोडेट किया, मतलब कि इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फिर उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया। तो अब हम बात करते हैं, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब हम बात करते हैं बच्चों लिमिटेशंस के बारे में, लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स ऑफ मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो बच्चों, कोई भी साइंटिस्ट है अगर किसी चीज़ की डिस्कवरी करता है या कोई काम करता है डिस्कवरी के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां, डिफेक्ट्स वगैरह तो आते ही आते हैं, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आपका ये लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी आई। क्या क्या आई, तो आइए हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि आइसोटोप्स का पोजीशन कहाँ होना चाहिए ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, ठीक है, कि उनकी आइसोटोप्स की पोजीशन। अब आइसोटोप्स में देखो एलिमेंट एक ही एलिमेंट के दो रूप होते हैं आइसोटोप्स में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक ही ग्रुप में नहीं रखा गया, यानी कि अलग अलग रखा गया। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ, क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कि अगर आपका हम बात करें, एग्जांपल ले लिया हमने क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है एक का 35 और एक का ले लिया 37, ठीक है। तो क्लोरीन का वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, तो एटॉमिक नंबर तो बच्चों इनका 17 ही रहेगा,
क्योंकि ये क्लोरीन के ही तो आइसोटॉप्स हैं, मतलब एक ही एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स जिनमें कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि ये क्लोरीन के ही तो आइसोटॉप्स हैं ये, और इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास जो ये होता है ना, इसका 35 और इसका 37 है। तो इनको क्या किया गया, इनको इनकी पोजीशन को वो क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक तो इनकी डीमेरिट्स यानी डिफेक्ट्स या कमियां कह लो, ये निकल के आई सामने। तो इन्होंने देखा कि आइसोटोप्स क्लोरीन के ही एलिमेंट्स के हैं 35, 37, लेकिन एटॉमिक मास इनके डिफरेंट है। तो इन्होंने बताया था अपनी पीरियोडिक टेबल में कि किसी भी एलिमेंट को हम उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखा कि अब देखो उसी दूसरे पॉइंट को लेकर इनकी दूसरी डीमेरिट्स निकल के आती है, क्या कि आपकी लिमिटेशंस निकल के आती है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सेम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, यानी कि एटॉमिक मासेस का यहाँ पे ऑर्डर ही रॉन्ग हो गया सेम एलिमेंट्स का, सम एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का, जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। अकॉर्डिंग टू मैनलीज पीरियोडिक लॉ, उनका क्या लॉ था कि एलिमेंट्स आर अरेंज, जितने भी एलिमेंट हैं उनको अरेंज किया जाए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल है आपका कोबाल्ट हैविंग हायर मास ऑफ 58.9। बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना है कि कोबाल्ट का यहाँ पे मास था 58.9 जो कि हायर मास था, कम्स फर्स्ट, इसको पहले रखा गया। एंड निकिल एलिमेंट्स विद द स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास ऑफ 8.7 कम्स लेटर। और जो आपका निकिल था एलिमेंट्स उसमें एटॉमिक मास उसका थोड़ा कम था, 58.7 था, लेकिन इसको बाद में रखा गया, जबकि उन्होंने खुद ये लॉ दिया था कि आपका उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो था वो आपका बच्चों कितना था, 58.9, तो इसको पहले रखा गया, जबकि किसको रखना चाहिए था, निकिल का, क्योंकि निकिल का एटॉमिक मास 58.7 है, यानी कि कोबाल्ट के एटॉमिक मास से कम है। तो निकिल इस हिसाब से पहले आना चाहिए था, बट कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकिल को बाद में रखा गया। तो ये इनकी क्या हो गई, डिफेक्ट्स, कमियां हो गई और डीमेरिट्स कह सकते हो। चलिए जी, अब हम इसकी थर्ड डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो बच्चों थर्ड है आपका करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तीसरी डीमेरिट्स ये थी कि उन्होंने करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर पाए हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, कि हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस्ड किया जाए। वो खुद इस चीज़ के लिए बड़े कंफ्यूज रहे। ये उनकी डीमेरिट्स थी, ये उनकी लिमिटेशंस थी। इन मैनली पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट। आपको ज़्यादातर आपने देखा है मैनली पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया गया है, इन द ग्रुप फर्स्ट विद एल्कलाई मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइंस विद हैलोजेंस। अब हाइड्रोजन आपका हैलोजन ग्रुप के साथ भी कंबाइंस होता है। अब ये हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं और एल्कलाई मेटल क्या होते हैं। तो एल्कलाई मेटल होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, सोडियम हो गया आपका, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का हो गया। और दूसरा है आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन ग्रुप के साथ भी कंबाइन होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रिसेंबल्स एल्कलाई मेटल्स, किसकी तरह दिखता है ये, एल्कलाई मेटल्स की तरह। और हाइड्रोजन ऑल्सो रिसेंबल्स हैलोजन इन सम प्रॉपर्टीज़, और कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये हैलोजन एलिमेंट्स की तरह भी दिखता है और एल्कलाई मेटल्स की तरह भी दिखता है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन फर्स्ट वाले की तरह भी लगता है और हैलोजन की तरह भी लगता है।
तो इसीलिए वो थोड़े असाइन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या फिर 17th ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि हैलोजन जो ग्रुप है आपका 17th ग्रुप में आता है। तो इन हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ प्लेस किया जाए या फिर एल्कलाई मेटल के साथ प्लेस किया जाए। तो आप देख रहे हो इसने जब कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाई मेटल सोडियम NaCl, जब सोडियम क्लोरीन के साथ हैलोजन के साथ ये NaCl बना रहा है तो हाइड्रोजन भी HCl कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड के साथ बना रहा है तो Na2O बना रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो H2O बना रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम को देखो Na2S सल्फ़र के साथ Na2S बना रहा है सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन आपका हैलोजन के साथ कर रहा है हाइड्रोजन, और सोडियम आपका मतलब एल्कलाई मेटल जिन जिन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हो रहे हैं उन्हीं एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन भी कंपाउंड बना रहा है, और जिस तरीके से एल्कलाई मेटल्स कंपाउंड्स बना रहे हैं इन एलिमेंट्स के साथ में। तो आपने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से ये आपका रिसेंबल हो रहा है, यानी उनके जैसा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ सिमिलरिटी हो रही है इसमें। तो ये आपको मैंने लिमिटेशंस, डिफेक्ट्स यानी कमियां बताई मैनलीफ के बारे में। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। अभी हमने जितना भी पढ़ा था वो पढ़ा है मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब मैनलीफ के बाद जो थे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाने वाले वो थे मोज़ले जो थे वो मैनलीफ के बाद आए। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही पीरियोडिक टेबल को अपने लॉ को चेंज कर दिया। उन्होंने जैसे अब तक तो हम देख रहे थे कि मैनलीफ ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, बट इन्होंने क्या किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर पे उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटॉमिक नंबर्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें देखना है एलिमेंट्स को, तो हम एटॉमिक नंबर से डिफ़ाइन करेंगे कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी किनकी, एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन में। तो ये चीज़ देखी कि अभी तक मैनलीफ ने क्या बताया था, एटॉमिक मास के बारे में, लेकिन इन्होंने बदल दिया, किस में कर दिया, एटॉमिक नंबर्स के बारे में। तो बस ये इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। और सेकंड पॉइंट था, इन्होंने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि बेस्ड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने क्या किया कि भाई जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर से उन्होंने क्या निकाला, फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो उसके हिसाब से वो उसकी पीरियोडिसिटी बता सकते थे, उसका ग्रुप बता सकते थे। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल रोज आपकी ये, इन रोज को, ठीक है, एलिमेंट्स की इन हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया। इन्हीं को क्या कहा गया, पीरियड्स। तो इस तरीके से 7 पीरियड्स होते हैं इसमें। और अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रो की बात होगी है, वर्टिकल रोज के बारे में एलिमेंट्स की, जिनको पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप्स। तो बच्चों फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, ऑल्सो शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, जिसे लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको भी लॉन्ग। तो बच्चों 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। और 7th पीरियड जो होता है बच्चों, उसमें रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट, इसका मतलब इट इज़ इनकम्प्लीट। ये आपकी अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जैसे जैसे एलिमेंट मिलते जाएंगे वो सारे एलिमेंट उसमें
तो ये आपकी 7th इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एलिमेंट मिलते जाएंगे वो ऐड होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पीरियड्स इज़ फिक्स्ड। अभी हमने क्या देखा कि इन पीरियड्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फिक्स, जैसे फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में आपका 8, 18, 18, 32। तो इनमें फिक्स एलिमेंट होते हैं बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन वेरियस सेल्स ऑफ द एटम। तो इसमें आपने देखा कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एकोमोडेट होते हैं वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम। इतने इलेक्ट्रॉन को फिर हम उसी में कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैक्सिमम इतने ही इलेक्ट्रॉन आपके हर सेल्स में, अलग अलग सेल्स में एक एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट का हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। एग्ज़ाम्पल लिया मैंने सोडियम 11। तो सबसे पहले पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, यानी कि KLMN, इन सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम होते हैं, तो वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके बताएंगे। तो उस तरीके से हमारा पीरियड्स निकल के आएगा। जैसे कि 11 का 281, तो 281, अब इस एलिमेंट का पीरियड क्या निकल के आया, ये कितने सेल्स में है, KLM, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 मिनिमम, फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8 और थर्ड वाले में आपका कितना था, 8। बट यहाँ पे 11 तक ही तो इसका एटॉमिक नंबर है, तो लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये आपका पीरियड कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही एल्युमिनियम 13 का लेंगे हम। तो एल्युमिनियम 13 को जब एल्युमिनियम 13 का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 283। तो इसमें भी आपका KLM 3 सेल्स में इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो इसका भी पीरियड 3 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। 19 को कॉन्फ़िगर करेंगे KLMN 2881, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो चुका है, तो इसका भी आउटर मोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट सेल में मिलेगा और इसका पीरियड हो जाएगा 4। अब बात करते हैं रूबीजियम की, 37। तो 37 को कॉन्फ़िगर करेंगे 2, 8, 18, 8 फिर 1। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 इस एलिमेंट के एटम ने 5 सेल्स यूज किए हैं, तो इसीलिए इसका पीरियड हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड्स निकाल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी ग्रुप की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप के होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सभी की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक ही होती है, सेम होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, हमने क्या किया, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ले लिया। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में जैसे कि लिथियम आता है आपका, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सभी की वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ईच इन देयर एटम्स। देखिए कैसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों एलिमेंट्स का हमने एटॉमिक नंबर देखा कितना है, 3, 11 और 19। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2, 1। 3 का पहले वाले में सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में हम क्या देख रहे हैं कि कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, 1। सोडियम का देखेंगे 2, 8, अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कितने 8 to 10 हो गया, करने कितने हैं इसके 11, तो एक आउटर मोस्ट सेल में चला गया, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका भी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। पोटेशियम का 2, 8, 8, 1,
8 to 10 और 18 और 1 19 हो गया। तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1। तो आप देख रहे हो कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। अब हम बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। तो आइए देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का 4 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,2। वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में देखते हैं हम, ये सारा आउटर मोस्ट सेल है और बस इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे जब भी वैलेंसी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2 8 2, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। ऐसे ही कैल्शियम का निकालेंगे 2 8 10 हो गया, बचा कितना 10। तो इसमें देखो आउटर इसके थर्ड वाले सेल में ऑक्टेट ये अपना कंप्लीट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 8 हो गया और बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो आउटर मोस्ट सेल में चला जाएगा और इस तरीके इसकी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ईच ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर एटम्स। तो हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या समझ में आ रहा हमारे कि जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जैसे ये आपका एटम है और जो आउटर मोस्ट यानी कि तो बच्चों ये एक एटम है और ये उसके सेल्स हैं इस एटम के, ये पूरा एक एटम है। इस एटम में ये सेल्स बने हुए हैं, इनको नाम दे दिया हमने K L M N, इस तरीके से ये एटम के सेल्स हो गए। ये आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब इन्हीं सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इसमें आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपका M जो सेल्स है ये इसका आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वही लिखा है कि जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स है। अब ग्रुप 13 एलिमेंट्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो 283 हो जाएगा। तो 283, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में यानी कि ये इसकी आउटर मोस्ट सेल कहलाएगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कहलाएंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। सिमिलरली आपका ग्रुप 14 है तो उसमें 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसमें 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ग्रुप 17 के आपको दिखा रखा है। जैसे क्लोरीन का 17 आपका एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,7 होगा ये। तो आउटर मोस्ट सेल ये हो गया इसका। तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7। सिमिलरली आपका इसका ब्रोमीन का 35 है, 2 8 18 7। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना, यानी कि आउटर मोस्ट सेल जो सबसे बाहर का सेल होता है उसे आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 7 होंगे। तो इसी सिमिलरली मैंने इनको दिखा रखा है। फ्लोरीन का 9 होता है तो 9 का 2,7, तो ये 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखते हैं हम नोट कि इसके 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको ग्रुप हाउ टू फाइंड। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये 2 जो रूल्स मैंने दिए हैं, जो 2 नोट्स लिखवाए हैं, इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं 2 रूल्स से आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का है या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब बच्चों ये हो गया, इफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1
तो ग्रुप भी क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप इसका 1 होगा। मैं एक एग्जांपल इसका भी दे देता हूँ। सोडियम एक हमने एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसको जब हमने कॉन्फ़िगर किया तो 2 8 1, तो आउटर मोस्ट सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो ये आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। और आप देख भी सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कि ये ग्रुप 1 का ही एलिमेंट है सोडियम। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, मैग्नीशियम 12। अब एक एलिमेंट ले लेते हैं मैग्नीशियम 12। तो जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे 2 8 2, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। तो इससे क्या होगा कि ग्रुप नंबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो था पहला रूल कि आउटर मोस्ट सेल में जैसे ही हमने देखा जितने नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं तो ग्रुप नंबर भी उसका वही होगा। अब बात करते हैं अगर ग्रुप नंबर ऑफ मोर देन 2 हो तो उसके लिए अलग रूल हो जाएगा। तो दूसरा रूल देखिए ज़रा, सेकेंड रूल है आपका, द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स having more than 2 valency electrons is equals to number of valency electrons plus 10। यानी कि अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अगर 2 से ज़्यादा, यानी अभी क्या था कि ये 2 के लिए रूल था कि किसी भी एलिमेंट में अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसका 2 होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप नंबर डिसाइड कर दिया जाएगा। बट अब यहाँ से अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 से मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर मोर देन 2 है, तो उसके लिए क्या रूल बनता है, तो उसके लिए रूल बनेगा बच्चों नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस 10 का। यानी कि इसको हमने नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट किया है प्लस 10 में। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3, जैसे मैंने एल्युमिनियम का भी बताया था, एल्युमिनियम 13283, तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसका 3 हो गया, तो ये ग्रुप नंबर आपका हो जाएगा 3 + 10, यानी 13 ग्रुप का ये एलिमेंट है। सेकंड आपका इफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 में क्या होगा बच्चों, ग्रुप नंबर 4 + 10, यानी कि वो एलिमेंट 14 ग्रुप का होगा। सिमिलरली इफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, तो ग्रुप नंबर 6 + 10, यानी कि वो एलिमेंट आपका 16 ग्रुप से बिलोंग करता होगा। तो अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज। तो जो ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज, यानी कि जब हम ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड्स जाते हैं, तो एटॉमिक साइज का जो एटम है वो इंक्रीज होता है। द स्मॉलेस्ट एटम साइज विल बी एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो देखिए इस चीज़ को, जो लाइन ये लिखी हुई है यहाँ पे समझना है हमें, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीजियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये इसकी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई दे रखी है। लिथियम की 152, सोडियम की 186, पोटेशियम 231, 244, रूबीजियम, सीजियम 262, फ्रांसियम 270। अब इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो है वो लिथियम होगा और फ्रांसियम जो है वो आपका लार्जेस्ट एटम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। सबसे छोटा तो ये है, फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे ग्रुप में, नीचे वाले एलिमेंट्स का फिर एटॉमिक साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका दिखाई दे रहा है आपको? फ्रांसियम का। फिर हम उसके बाद जानते हैं, ये तो हमने बात की साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज के बारे में। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज। इसमें भी क्या होता है, जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड्स जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो एलिमेंट्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट पॉइंट इसी में मैंने आपको बताया है
कि ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। लीस्ट मेटालिक होगा लिथियम एलिमेंट और मोस्ट मेटालिक एलिमेंट होगा फ्रांसियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो डोनेट करता है, यानी कि आपने देखा होगा कि आपका जो जो इलेक्ट्रॉन्स +1 आइंस डोनेट कर रहे हैं +2, यानी कि उनकी जिनकी वैलेंसी 1 है 2 है, यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में भी आपकी ऊपर वाले की इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो लीस्ट मेटालिक होगा और मोस्ट मेटालिक एलिमेंट आपका फ्रांसियम होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एलिमेंट का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो ये समझिए कि इसी में आप बिल्कुल यही टेबल है, बस यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एलिमेंट का यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो फ्रांसियम जो होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका, और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा लिथियम का। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अभी देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ये +1 आयन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, +2 +1 ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल का मतलब जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप के, ये नॉन मेटलिक हो गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन होगा और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका आयोडाइड होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल्स का यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर, मतलब जब गोइंग टू डाउन जाएंगे ग्रुप में तो वो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटेगा ऊपर से नीचे जाने पर। तो बच्चों अब समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का बढ़ेगा और नॉन मेटल का क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नॉन मेटल का घटेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का बढ़ेगा ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर।